Hello everyone. Our today's topic is web designing. Basically, SCI में जब भी हम किसी इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, वो इंटरफेस में भी विंडो बेस्ड इंटरफेस हो सकता है, वो इंटरफेस में भी वेब बेस्ड इंटरफेस हो सकता है। तो बेसिकली आज को जो हमारा लेक्चर है वो कम्प्लीटली बेस्ड है वेब डिजाइनिंग। मीन्स जितने भी वेब पेजेस हम डिजाइन करते हैं, उन वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए किन किन टाइप्स के पर्सनल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो किस किस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके एक प्रॉपर वेब पेज को डिजाइन करते हैं, इसी की रिगार्डिंग आज हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम वेब डिजाइनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें दो चीजों पे फोकस करना है। कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और वो क्या क्या काम करेंगे। मींस वेब डिजाइनिंग पर्सनल इज आवर फर्स्ट ऑपरेशन एंड सेकेंड इज स्टेजेस इन वेब डिजाइनिंग। मींस हमें पहले क्या करना है, हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो हमारी इस वेब डिजाइनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। ठीक। दूसरा, स्टेजेस इन वेब डिजाइनिंग। ये पर्सनल्स, ये मैन पावर वेब डिजाइनिंग के किन किन स्टेजेस में क्या क्या रोल प्ले करेंगे, वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर वेब पेज डिजाइन कर पाए, इसके रिगार्डिंग हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो अगर वेब डिजाइनिंग पर्सनल्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन पावर यूज टू डिजाइन अ वेब पेज एंड इम्प्लीमेंट अ वेब पेज। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन मैनेजर, second one is editor, third one is designer, and last one is programmer. So web design involves a range of skills. There are lots of skills required for designing a web page. Everyone in the class can be involved in planning the website structure and in researching, locating and creating text, images and multimedia contents. Means जो भी हमारे पर्सनल डिजाइनिंग में इन्वॉल्व हैं, जो डिजाइनिंग की रिगार्डिंग हमने मैन पावर की क्लास बना रखी है, उस क्लास में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, मे भी हो सकता है कोई स्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग वर्क कर रहा हो, कोई रिसर्च के रिगार्डिंग वर्क कर रहा हो, कोई टेक्स्ट क्रिएशन, इमेज क्रिएशन या मल्टीमीडिया के रिगार्डिंग वर्क कर रहा हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन which is involved in designing the web page. Okay. So however, you will also need to utilize the special skills and aptitude of class members and assign people of the following roles. First one, production manager. In charge of the whole production, they need to have organized and social skills. Second one is editor. In charge of proofing, sub-editing, headlines, captions, they need to have good language skills. Okay. Third one is designer. In charge of presentation design and image creation, they should have art and design skills. And last one is programmer. In charge of processing multimedia elements and constructing web templates, cascading style sheets, final testing, they should have online computation skills. Means यहाँ पे 4 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल्स यूज हो रहे हैं और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्किल। एडिटर के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, गुड लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए। डिजाइनर के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, आर्ट एंड डिजाइन स्किल। प्रोग्रामर के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, कोडिंग करने की स्किल होनी चाहिए। ठीक है, वेब पेज के रिगार्डिंग कोडिंग करने की स्किल होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैन पावर हम पर्सन यूज कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग के रिगार्डिंग, इनमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के मैन पावर जो है इन्वॉल्व होके एक साथ कोऑर्डिनेट करके ग्रुप वर्क करके किसी वेब पेज को डिजाइन करते हैं। मींस वेब डिजाइनिंग के लिए हमें इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैन पावर है, ये जो पर्सनल्स हैं, वेब डिजाइनिंग की रिगार्डिंग क्या क्या काम करते हैं जिससे हम एक प्रॉपर वेब पेज डिजाइन कर पाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू हैव एटलीस्ट 2 पीपल इन दिस रोल सो दैट absence does not hold up the whole production process.
जैसे कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए आपने एक वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उस प्रोजेक्ट में आप उस प्रोजेक्ट ग्रुप में आप 4 लोग थे, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एटलीस्ट उस ग्रुप के 2 लोगों का होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमने 4 लोगों का ग्रुप बनाया है, चारों ने एक साथ छुट्टी मार दी या 3 ने एक साथ छुट्टी मार दी। एटलीस्ट 2 पर्सनल इन्वॉल्व होने चाहिए उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी में, तभी हम उस प्रोजेक्ट को स्मूथली कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करेंगे तो हमें किन किन स्टेजेस को फॉलो करना होगा? There are total 7 stages for designing a web page. First one is information design. Second one is content design. Third one is interaction design. Fourth one is presentation design. Fifth one is technical design. Sixth one is marketing design. And seventh one is evaluation and maintenance. So these 7 steps we need to execute in the process of designing a web page. So let's start with first point, information design. So what is the meaning of information design and why we use it? So you should have stabilized the following. First one, what communication problem the site is intended to solve. Means किस प्रॉब्लम को यानी किस पर्पस के लिए आप ये वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, मतलब किस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन, ऐसा कौन सा कंटेंट, ऐसा कौन सा डेटा है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप इस वेबसाइट को बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उस वेब डिजाइन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन होता है किसके रिगार्डिंग? इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग के रिगार्डिंग। यानी हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, हम क्यों करने जा रहे हैं, ऐसा क्या करने जा रहे हैं, क्या रीजन है करने का, और हमारी टारगेट ऑडिशंस क्या है, द टारगेट ऑडिशंस, ठीक है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए हम वेब डिजाइन को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, हमें उन टारगेट ऑडिशंस को फाइंड करना है जिनके लिए हम इस वेब डिजाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। So the objective of the website is this should allow you to construct a structure for your website in the form of sitemap. You should aim for a maximum of 3 clicks to find any item of information. Use the sitemap to plan the home page in the form of wireframe. Just see it as a storyboard. Use the home page framewire to structure the other pages in the site. This unified the site and make navigation easy for the user. जैसा कि इससे पहले मैंने नेविगेशन डिजाइन आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि नेविगेशन डिजाइनिंग बेसिकली हम डिजाइनिंग इस तरह से करते हैं ताकि हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकें किस पेज से किस पेज में जाने के लिए हमें किन किन सर्टेन एक्शंस को परफॉर्म करना होगा। सो ये जो पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स को बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। सो आप यहाँ एक फिगर देख रहे होंगे जिसमें एक वेबसाइट के रिगार्डिंग एक हायरार्किकल डायग्राम दिया गया है जिसमें डिफरेंट पेजेस को कैसे लिंक किया जा रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि जो नेविगेशन है, नेविगेशन डिजाइन को एक तरफ से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि क्लाइमेट चेंज होम पेज से अगर मुझे मिशन स्टेटमेंट पेज पे जाना है, आई सेलेक्ट द मार्कर, अगर मुझे क्लाइमेट चेंज होम पेज से नेविगेशन स्टेटमेंट पेज पे जाना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले स्कूल कैंपेन पे जाना होगा, आफ्टर दैट तब हम मिशन स्टेटमेंट पे जा सकते हैं। मींस इस नेविगेशन डिजाइन को यूज करके हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें किसी एक सर्टेन पेज से किसी अदर पेज पे मूव करने के लिए हमें किन किन पेजेस से होकर गुजरना होगा, ठीक है। वैसे वायर फ्रेम की अगर बात करें तो वायर फ्रेम एक तरह का एक ऐसे कह लें कि किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उन सभी चीजों को जोड़ करके उनको उनके अप्रोप्रिएट प्लेस पर रख दें तो जो एक डिजाइन निकल के आता है उसको वायर फ्रेम बोलते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली इस होम पेज के वायर फ्रेम को अगर देखें तो इसमें ये बताया गया है कौन सी चीज कहाँ होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन किस प्लेस पे होगी, लोगो कहाँ होगा, इमेज कहाँ पे होगा, ठीक है, हमारा टाइटल किस लोकेशन पे होगा, मेनू किस लोकेशन पे होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उस वेब के वेब एलिमेंट के पोजीशंस को डिफाइन करती हैं कि कौन कौन से वेब एलिमेंट्स यूज होंगे, वेब एलिमेंट्स की स्क्रीन की लोकेशन क्या होगी, किस पोजीशन पे उनको प्लेस किया जाएगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी वायर फ्रेम से निकल के आती है। तो अगर आप इस वायर फ्रेम को देखें, होम पेज के वायर फ्रेम को देखें, जो क्लाइमेट चेंज है, मार्कर ले लेता हूं, क्लाइमेट चेंज वेबसाइट के रिगार्डिंग जो हम होम पेज बना रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होम पेज जो बना रहे हैं, इस क्लाइमेट चेंज होम पेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वायर फ्रेम बनाया है मैंने क्लाइमेट चेंज होम पेज के लिए। वायर फ्रेम मतलब उसका एक लेआउट बन के आ जाएगी, कैसे लोगो किस पोजीशन पे होगा, टाइटल किस पोजीशन पे होगा, इमेज किस पोजीशन पे होगा, बाकी अदर इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन में किस किस पोजीशन पे प्लेस्ड होंगी। तो अगर आप इस होम पेज को देखें तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर टॉप पोजीशन पे लिखा हुआ बैनर ब्रैकेट में लोगो एंड कैंपेन टाइटल, मतलब लोगो यही होगा, उसकी टाइटल जो है वो यहाँ प्लेस की जाएगी। स्कूल नेम एंड लोगो, what is climate change, what is carbon footprint reduction, what is cool school campaign, sign the pledge, means all important information related to web page is placed on the wireframe which give the idea कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को अपनी वेब पेज पे प्लेस करेंगे during the designing and implementation. So अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेज की ओर। हमने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कंटेंट की रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेज हमारा इंफॉर्मेशन डिजाइन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम डिजाइन करेंगे। सेकेंड है हमारा कंटेंट डिजाइन, ठीक है। अब कंटेंट भी कई तरह के होते हैं, पहला टेक्स्ट कंटेंट भी हो सकता है, इमेज कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीमीडिया कंटेंट भी हो सकता है जिसमें कुछ एनिमेशन हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ठीक है। तो जो कंटेंट हम यूज कर रहे हैं, इस कंटेंट को डिजाइन कैसे करें, ठीक है, ताकि हमारा इंटरफेस जो है अट्रैक्टिव दिखे और इंटरैक्टिव हो, यूजर इससे इजिली इंटरैक्ट कर सके। तो अगर टेक्स्ट कंटेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस टेक्स्ट कंटेंट के रिगार्डिंग हमें बहुत सारे पॉइंट्स पे फोकस करना होता है। जस्ट लाइक यूज शॉर्ट हेडलाइंस ऑफ नो मोर देन वन लाइन। अगर आप कोई हेडलाइन यूज कर रहे हैं तो एक लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले यूज शॉर्ट सेंटेंस ऑफ नो मोर देन 20 वर्ड्स। कोशिश करिए कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कह सकें आप। वैरी सेंटेंस लेंथ टू अवॉइड मोनोटोनिंग। यूज शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ नो मोर देन 2 sentences. राइट consciously and simply. Omit unnecessary words. Avoid foreign words or technical jargons or slogan to texting abbreviations. जैसे आप स्लोगन वगैरह यूज कर लेते हैं ना, एक शब्दों में पूरी की पूरी बात कह जाना, वो चीज को थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि हर यूजर जरूरी नहीं है कि उस वर्ड को समझ सके। तो हमें टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से रखना है कि एक नौसिखिया भी समझ सके और एक एक्सपर्ट भी समझ सके। Avoid cliches. Be positive in your use of language. Keep text concise so that vertical scrolling is either unnecessary or minimized. मीन्स आप स्क्रोलिंग, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम कोई वेब पेज ऐसा बनाते हैं जिसमें टेक्स्ट स्क्रीन के राइट साइड तक चला जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर होता है उसको हमें स्क्रोल करना होता है, या पेज इतना बड़ा हो जाता है कि हमें वर्टिकल स्क्रोलर को स्क्रोल करना होता है फर्दर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए या एडॉप्ट करने के लिए। तो स्क्रोलिंग को अवॉइड करें तो ही सही है। चंक लार्ज मीन्स टेक्स्ट इस तरह से रखना है कि स्क्रोलिंग को हम अवॉइड कर सकें।
chunk longer material and spread with subheads, summarize lengthy text and hyperlink। तो ये सारी की सारी वो पॉइंट्स हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं जब हम कंटेंट की डिजाइनिंग करते हैं। तो हमारे पास जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो डेटा टेक्सचुअल डेटा भी हो सकता है, डेटा इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा मल्टीमीडिया के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है, उस टेक्सचुअल डेटा को वेब पेज पर रखने से पहले हम इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करके डेटा को बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में अप्रोप्रिएट वे में अपने स्क्रीन पर हम प्लेस करेंगे। सेकंड है, अगर डेटा हमारा फोटोग्राफ्स के फॉर्म यानी इमेज के फॉर्म में है, तो उस केस में हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना होता है। In selecting image, you should ask questions such as, is the image relevant to the body text? Does a photograph show people's emotions or actions? Does it show a critical movement? Does it have an interesting composition? Does it show an interesting contrast or repetition? Is the image attractive or dramatic? मीन्स अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई इमेज अपने वेब पेज पे यूज कर रहे हैं, तो इस चीज पे जरूर फोकस करिए, क्या वो इमेज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है उस इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए आप उस इमेज को यूज कर रहे हैं। तो इमेज एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा डेटा है जिसमें विदाउट एनी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन in graphical mode you can represent a lots of data। मतलब एक पिक्चर के थ्रू आप बहुत डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है यूजर किस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। तो इमेज हमें इस तरह से रखनी है कि यूजर उसको पॉजिटिव वे में इंटरप्रेट करे, ऐसा ना हो उस इमेज की इंफॉर्मेशन वो गलत तरह से निकाल ले। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी इमेजेस ऐसे देखी होंगी या बहुत सारे कैनवस ऐसे देखे होंगे जिसमें एक पेंटिंग बनी होती है जिसमें एक आदमी जिसको चाकू लगा होता है पेट में, दूसरा आदमी उसके पेट से चाकू निकाल रहा होता है। तो कुछ लोग देखने वाले ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसने ही इसे मारा, और कुछ लोग देख के ये इंटरप्रेट कर सकते हैं इसने इसको बचाया, ये इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इमेज जो है, इमेज एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा डेटा है जिसको हम यूज करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को अपनी स्क्रीन पे प्लेस करने के लिए, ठीक है, ताकि यूजर उससे पॉजिटिव मैसेज जनरेट कर एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इन यूजर उससे एक अप्रोप्रिएट मैसेज निकाल सके, उसके लिए हमें सही इमेज अपने स्क्रीन पे प्लेस करनी होगी। सो when combining several images on the same page you should ask, is there an idea or concept which link the images? नॉर्मली हम सारे इमेजेस को एक साथ रख दें। सपोज करिए मैंने एक स्क्रीन पे सारे इमेजेस को रख दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि आप इन 10 इमेजेस को जब आप देखेंगे तो आपको एक कहानी समझ में आएगी। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है पहले कौन सी इमेज देखें और उसके बाद कौन सी इमेज देखें। जैसे मान लीजिए आपको लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए चलना है या टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इमेजेस को रीड करना है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्राडिक्ट हो रहा है ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम ना आने पाए तो आप ऐसा करिए कि जो 10 इमेजेस हैं आप इस तरह से करिए कि यूजर नेविगेट करता जाए, पहले इमेज की इंफॉर्मेशन रीड कर लिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर अगली इंफॉर्मेशन, देन नेक्स्ट, देन अगली इंफॉर्मेशन। इस तरह से वो नेविगेट करते 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 वो पिक्चर के थ्रू पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो तीसरा तरह का कंटेंट हमारा वो है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया बेसिकली एक ऐसा कंटेंट होता है जिसमें हम डेटा या इंफॉर्मेशन को ऑडियो वीडियो के फॉर्म में या एनिमेशन के फॉर्म में प्लेस करते हैं, लेकिन हम हमेशा कोशिश करेंगे कि वेब पेजेस पे ऑडियो को बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है, ऑडियो वीडियो को बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो यूजर तक पहुंचाने के लिए हमें मल्टीमीडिया या ऑडियो या वीडियो वाली इंफॉर्मेशन को अपने स्क्रीन पर रखना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप किसी इमेज के फॉर्म में आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आप अपने पेज पे एक मल्टीमीडिया डेटा, एक वीडियो प्लेस कर दीजिए जिसको यूजर देख करके ये समझ सके कि आपके इस वेब पेज में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिगार्डिंग जो बताया गया बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। मतलब यूजर उस वीडियो को देख करके आपके सारे कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। हर जगह मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन यूजेबल नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं इसका बहुत यूज होता है। सो
overuse of motion and sound can make a website an irritating and slow experience. Sound, video, or animation elements should only be added to the website if they add value. For example, an animation explains how greenhouse gas lead to global warming may explain the concept better than a still image or text. किसी टेक्स्ट या किसी इमेज के थ्रू आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के के ग्रीन हाउस के इफेक्ट को अगर आप समझाना चाहते हैं तो उसके लिए मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन ज्यादा सुटेबल होती है. थर्ड वन इज इंटरेक्शन डिजाइन. Basically, your wireframe will set out how text, graphics, hyperlinks are to be arranged on the page. You should aim for ease of use. For example, बेसिकली हम जो भी कंटेंट यूज कर रहे हैं उन कंटेंट्स को किस तरह से अरेंज करें, कौन सा डेटा किस जगह रखें, इमेज किस जगह रखें, वीडियो किस जगह रखें, इन सभी चीजों को हम इंटरेक्शन डिजाइन में फॉलो करते हैं. तो इसमें ये कह रहा है कंसिस्टेंट नेविगेशन अक्रॉस पेज, legibility of text against background, understandable language, a link to the home page from any sub page, minimal vertical scrolling, no horizontal scrolling. Fourth stage is presentation design. In fourth stage, there are three sub stages. First one is color, second one is typography, and third one is layout. Presentation design means अब आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, आपने उन सारी इंफॉर्मेशन को इंटरेक्शन डिजाइन वाले फेज में अप्रोप्रिएट प्लेस पे रख दिया, लेकिन अब उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है कि यूजर देखते ही उसको समझ जाए कि बेसिकली हम इससे क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को अगर आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाए और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया जाए तो इट्स हेक्टिक टास्क फॉर यू. लेकिन अगर उस 100 पेज के डॉक्यूमेंट के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं रेड कलर से मार्क करके बोल्ड करके अंडरलाइन कर दूं तो जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो आपकी नजर तुरंत उन पॉइंट्स पे जाएगी. तो हमारा मेन फोकस क्या है इस स्टेज में? प्रेजेंटेशन डिजाइन. हमें उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट करें, किस तरह से दिखाएं कि यूजर आसानी से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके. उसके लिए हमें कलर्स यूज करना होगा, टाइपोग्राफी पे ध्यान देना होगा और उसके लेआउट पे ध्यान देना होगा. तो कलर के रिगार्डिंग देखिए कह रहा है यूनिट द पेज एंड वेबसाइट बाय यूजिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेब सेफ कलर्स, अवॉइड बैकग्राउंड इमेज व्हिच ऑब्सक्योर और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट. बैकग्राउंड में अगर टेक्स्ट आप यूज करें बैकग्राउंड इमेज मत यूज करिए. Color should carry appropriate connotations for the additions. Make sure text is easy to read against the background color. Multiple use of same graphic element unifies the website. Example banner, logo and buttons. And next sub stage is presentation design. Like typography means आपको जो आप टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन आप रख रहे हैं उस टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन में टाइपिंग के दौरान आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है. यूज स्टैंडर्ड सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट, यानी आपको फॉन्ट कौन सा यूज करना है? सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट. जो फॉन्ट आप यूज करेंगे वो होगा सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट, ठीक है. यूज अ मैक्सिमम ऑफ 2 डिफरेंट फॉन्ट्स ऑन द पेज. वेब पेज पर 2 से ज्यादा फॉन्ट मत यूज करिए. Sans serif refer to serif on computer screen as the serif stroke. Do not render while on screen. Georgia is the most readable serif font on screen. Don't use all uppercase. Headlines should be title case rather than uppercase. Left justified test. If you know how establish the context text style through CSS means आप जब किसी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर रख रहे हैं तो टाइपिंग के दौरान आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है उसको यहाँ पे बताया गया. लाइक फॉन्ट हो गया, कितने कौन सा फॉन्ट यूज करना है, किस तरह का फॉन्ट यूज करना है, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो अपर केस में हो लोअर केस में हो, किस जगह कौन सा स्टाइल यूज करना है, ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट वन इन प्रेजेंटेशन डिजाइन इज लेआउट. लेआउट मीन्स when you design a web page, you should consider 4 aspects of presentation.
First one is contrast. Contrast means that element that are different should look different. जो एलिमेंट, देखिए इंफॉर्मेशन कई तरह की होती है, जो इंफॉर्मेशन जिस डोमेन से बिलोंग करती हो वो उसी डोमेन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वही कह रहा है कंट्रास्ट मींस दैट एलिमेंट्स दैट आर डिफरेंट शुड लुक डिफरेंट। जो अदर डोमेन की इंफॉर्मेशन है वो अलग दिखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो क्लब्ड हो जाए और यूजर कंफ्यूज हो जाए। repetitions means repeating elements so that each page and the whole website are unified। अगर कोई वर्ड, कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई इमेज या लोगो आप यूज कर रहे हैं तो हर पेज पे वो रिपीट होना चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्म वे में वो सारी चीजें सारे पेज पे दिखें। alignment means lining elements up with each other. These leads the eye along the content and make it easy for the reader to identify desired information। मीन्स हमें अलाइनमेंट पे बहुत ध्यान देना होता है जब हम लेआउट को वर्क करते हैं। proximity means that related elements should be close together on a web page। जो भी रिलेटेड एलिमेंट है वो एक दूसरे के, वो सेम डोमेन के क्लस्टर्स में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल डिजाइन। तो हमारा जो फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज में हम टेक्निकल डिजाइन के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, लेकिन उस टेक्निकल डिजाइन में एक और सब स्टेज दिया हुआ है जिसको हमने यहाँ कहा टेक्निकल डिजाइन टेस्टिंग। तो अभी हम समझते हैं कि टेक्निकल डिजाइन और टेक्निकल डिजाइन टेस्टिंग क्या है। बेसिकली टेक्निकल डिजाइन का मतलब ये है कि जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन, किसी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, किसी इमेज इंफॉर्मेशन जब अपनी वेब पेज पे आप प्लेस करें तो ये जरूर एश्योर्ड हो लें कि क्या वो इंफॉर्मेशन इजी वे में हमारे ब्राउजर पे लोड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मींस हमें उन सारे टेक्निकल पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के इम्प्लीमेंटेशन करना है, वेब डिजाइनिंग करनी है, जिसके थ्रू हम अपने उस वेब पेज को ब्राउजर पे इजीली रन करा सकें। फॉर एग्जांपल सेव इमेज फाइल एज जीआईएफ और जेपीजी फॉर क्विक लोडिंग। अगर आप अपने वेब पेज पे कोई इमेज, कोई पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन रख रहे हैं तो वो पिक्चर जीआईएफ फॉर्म में या फिर जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए ताकि उसे वेब ब्राउजर पर लोड होने में समय कम से कम लगे। एम फॉर पेज दैट डाउनलोड विद इन 10 सेकेंड। हमें इस तरह से डिजाइनिंग करनी है कि वेब पेज से डाउनलोडिंग करने में 10 सेकंड से ज्यादा समय ना लगे। Stick to web safe colors, ensure windows are titled, make sure image button hyperlink have informative alt text, ठीक है। तो इस तरह से हमें टेक्निकल डिजाइन को फोकस करना है एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग। लेकिन अगर टेक्निकल डिजाइन को टेस्टिंग के टर्म में देखें तो वैलिडेट योर वेब पेज। अपने वेब पेज को जो आपने HTML या CSS के फॉर्म में बनाया है, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर उसको वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अपलोड एंड टेस्ट विद डिफरेंट ब्राउजर। अलग कई सारे ब्राउजर्स पे आप चला के इसको चेक करिए। मे भी हो सकता है किसी अदर ब्राउजर को सपोर्ट ना करेगा, सपोर्ट नहीं कर रहा है। मींस यहाँ पे टेस्टिंग में ये निकल के आया कि सर्टेन ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा उसके रिगार्डिंग आप उसको रिजॉल्व करिए। रजिस्टर विद सर्च इंजन पर रजिस्टर करिए, ठीक है। तो ये सारे टेक्निकल टेस्टिंग्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है टेक्निकल डिजाइन में। सिक्स्थ वन इज मार्केटिंग डिजाइन। अब आपने उस वेब डिजाइनिंग के रिगार्डिंग सारी चीजें कंप्लीट कर ली, बना लिया, टेस्ट कर लिया। अब बारी आती मार्केटिंग की। तो क्रिएट एन इजी टू रिमेम्बर वेब एड्रेस, यानी अब उस वेबसाइट को होस्ट करना है तो होस्टिंग के लिए आप ऐसा यूआरएल चूज करिए जो यूजर यूजली रिमेम्बर कर सके, आसानी से याद रख सके, ताकि आपके उस वेबसाइट की डिमांड ज्यादा से ज्यादा रहे। पब्लिश द वेबसाइट एड्रेस इन प्रेस रिलीज, पोस्टर्स, ब्लॉग, पोस्टिंग आर्टिकल्स एक्सेट्रा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें अपने वेब पेज को की मार्केटिंग भी करनी है, उसके लिए हमें अपना यूआरएल बहुत इजी रखना होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट हमें करनी होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट, इवैल्यूएशन एंड मेंटेनेंस मींस हमें अपने पेज को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमने एक साल पहले जो इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज पर रखी थी वो अब आउटडेटेड हो गई। कैसे आउटडेटेड हो जाएगी? क्योंकि यूजर की रिक्वायरमेंट डे बाय डे क्या होती है, बढ़ती है। यूजर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन चाहता है। तो हो सकता है हमने जो पहले इंफॉर्मेशन रखी हो यूजर अब उससे कुछ ज्यादा चाह रहा हो। तो यूजर की रिक्वायरमेंट को टाइम टू टाइम मीट कराने के लिए हमें इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। और उस इवैल्यूएशन को फर्दर एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेंटेनेंस करना होता है। सो
हमें कुछ स्टेजेस फॉलो कर, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस के लिए फॉर आवर वेब पेज. डज द वेबसाइट मीट इट्स ऑब्जेक्टिव? आपने डिप्लॉय कर दिया एक्सेल वाला, आप चेक करिए क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है. इज द इंफॉर्मेशन डिजाइन सेटिस्फैक्टरी? इज द इमेज नेविगेशन डिजाइन सेटिस्फैक्टरी? इज द presentation satisfactory? Is the technical design satisfactory? Is there are any faults? Maintenance the website to correct them immediately. Maintain the website regularly to keep it fresh and up to date. So these are 7 stages we need to follow for designing a web page with a group of these working personals. By using these working personals, we execute these stages for designing and implementing a web page. होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा.